नमस्कार, मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे मेहमान हैं ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पत्रकारिता को एक महत्वपूर्ण जीवन का हिस्सा दिया, जिन्होंने अपनी कलम से समाज के हर वर्ग, हर समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन और जनता के बीच में रखा। आइए हम सभी स्वागत करते हैं रामलखन गुप्त जी का। मेरा आपसे ये प्रश्न है, आज़ादी के 75 साल बाद भी ये जन समस्याएं जो बनी हुई हैं, ये क्यों हैं? आज़ादी का 75 वर्ष पूरा हो चुका है। जन समस्याएं 75 साल बाद भी पूरी तरह से निराकृत नहीं हुई। यह एक समस्या बनी हुई है। उसका मूल कारण है जनसंख्या। जिस समय हमारा देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, 1947 के आसपास हमारे देश की जनसंख्या 33 करोड़ थी। आज वो जनसंख्या 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम 33 करोड़ लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आज़ादी के बाद जब प्रयास किए, तो जब तक हम उन समस्याओं का समाधान कर पाते, तब तक हमारी जनसंख्या और ज़्यादा हो गई। अगर हम प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस की बात को सोचें, तो 25 वर्ष बाद जनसंख्या दुगनी हो जाती है और 25 वर्ष में हम समस्याओं का उतना समाधान नहीं कर पाते जितना कि हमें करना चाहिए। समस्याएं गुणांक की दर से आगे बढ़ रही हैं और समाधान हम धनात्मक रूप से कर रहे हैं। इसलिए जनसंख्या की दृष्टि से हम समाधान के रास्ते पर उस गति से नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसके कारण देश के अंदर 75 वर्ष बाद भी जन समस्याएं ज्यों की त्यों मुँह बाए खड़ी हैं। बिल्कुल, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, तीन ही मूलभूत सुविधाओं के लिए सब कुछ होता है, लेकिन आज भी देखा जाए तो हम अपने ज़िले की बात करें, तहसील की बात करें, प्रदेश की बात करें, तो यही मूल समस्या बनकर हमारे सामने है। क्यों? मानव जीवन इन्हीं 3 बिंदु पर आधारित है: रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी के लिए संघर्ष है, कपड़ा से तात्पर्य मान मर्यादा, सामाजिक समरसता से तात्पर्य, और मकान से मतलब है लोगों के सर छिपाने की जगह। आज लोगों के अंदर इतनी तेज़ी से विकसित हो रही भावनाओं को रोका नहीं जा सकता। किसी ज़माने में एक मकान में 2-3 पीढ़ी का परिवार रह लेता था। आज हर व्यक्ति, पति पत्नी, बच्चे अपना अलग मकान की कल्पना करने लगे, तो मकान की संख्या देश के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ी। लेकिन उसके साथ साथ लोगों की हविस, जो लोगों की लालसा है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। इसलिए मकान से परिपूर्ण मानव जीवन नहीं हो सका। रही बात रोटी की, तो रोटी से तात्पर्य भूख मिटाने से था, लेकिन आज देश के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व में भोजन की इतनी वैरायटी हो चुकी है, इतने नए नए व्यंजन आ चुके हैं कि आदमी जो है एक प्रतिस्पर्धा में भोजन के तमाम संसाधन, उसके अवयव, उसके माध्यम को इतना विकसित कर दिया है कि आज देश में, वैसे देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में भारत देश ने काफ़ी प्रगति किया है। जिस खेत में आज से 30-40 साल पहले 5 कुंटल अनाज पैदा करना मुश्किल होता था, आज उसी खेत पे सिंचाई के साधन, उर्वरक और अन्य व्यवस्थाओं की वजह से 15 कुंटल तक की उपज लोग ले रहे हैं। उत्पादन तो बढ़ा है, कृषि क्षेत्र का दायरा बढ़ा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि हमें जितनी आवश्यकता है उतनी भी पूर्ति करने में कहीं न कहीं कठिनाई आती है। लेकिन वर्तमान सरकार के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सिंचाई की सुविधाएं उन्होंने दी, बिजली की सुविधा दी, मुफ्त में कनेक्शन देने की भी बात आई। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी कृषि के क्षेत्र में लोगों को सहयोग दिया, जिससे कृषि का उत्पादन तो बढ़ा है। और आज स्थिति ये है कि विदेशों से अनाज नहीं मंगाना पड़ रहा है, बल्कि भारत देश
विदेशों को अनाज देने की स्थिति में है। अब रही बात रोटी, कपड़ा, मकान। कपड़े की वैरायटी देखें आप। जिस घर में लोग पहले बारात जाने के लिए पड़ोसी से उधार मांग के कपड़े पहनते थे, एक भाई का शर्ट 3 भाई पहनते थे, आज की स्थिति देश में ये है कि 20-20 जोड़ी कपड़े के बाद भी बच्चे पूछते हैं कि हम क्या पहने। सवाल ये है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 का सिलसिला जो प्रारंभ हुआ है, मानव की सभ्यता जैसे जैसे विकसित होती जाएगी, इसकी लालसा, इसकी भूख बढ़ती ही जाएगी। इसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि इस पर रोक नहीं लगाया जा सकता। चलिए, हम दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है, विंध्य में पर्यटन की कई सारी संभावनाएं हैं और हमारे त्योंथर क्षेत्र की बात की जाए तो त्योंथर में भी पर्यटन की कई संभावनाएं हैं। उन पे कोई काम क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, त्योंथर प्राकृतिक पुरातात्विक दृष्टि से काफ़ी संपन्न है। वैसे तो विंध्य क्षेत्र ही पर्यटन के तमाम ऐसे संसाधन, तमाम ऐसे स्पॉट हैं जिससे विंध्य क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा विकसित किया जा सकता है। उसमें खास तौर पर त्योंथर अंचल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। यहाँ नदी, जंगल, पहाड़, उपजाऊ मैदान और तमाम ऐसे स्थल हैं जहाँ पर प्राचीन काल के पाषाण प्रतिमाएं मिलती हैं। यहाँ के पर्वतों में भित्त चित्र मिलते हैं। इस दृष्टि से इसे अच्छे ढंग से विकसित किया जा सकता है। यहाँ बौद्ध स्थल है और उन सब के लिए अभी तक समग्र दृष्टि इसकी ओर नहीं देखी गई, जिससे त्योंथर क्षेत्र को जो पर्यटन के लिए विकसित होना चाहिए उस ढंग से इसका विकास नहीं हो सका। इसमें अगर कहा जाए तो प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की कमजोरी रही कि वो त्योंथर क्षेत्र को पर्यटन की तमाम संभावनाओं के बावजूद भी उसे विकसित करके लोगों के सामने नहीं ला सके। अब इस क्षेत्र में भी प्रयास होना चाहिए कि त्योंथर अंचल का जो प्राकृतिक और पुरातात्विक स्थल हैं उनका सर्वेक्षण हो और उसके दृष्टि से इसे पूर्ण रूप से विकसित किया जाए तो निश्चित रूप से हमारा त्योंथर क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत ही मनोरम और महत्वपूर्ण स्थल है और वो बन सकता है कि लोग इसे अवलोकन करने के लिए दूर दूर से यहाँ आएं। बिल्कुल। तीसरा सवाल हमारा आपसे यह है कि कृषि और कृषकों की समस्याओं को अगर देखा जाए, पशुपालन एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इस ओर सरकार या प्रशासन कोई कदम क्यों नहीं उठा? देखिए, कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। बिना कृषि के पशुपालन नहीं हो सकता और बिना पशुपालन के कृषि नहीं हो सकता। अनादिकाल से जब से कृषि की कल्पना की जाती है तो मवेशी हमारे कृषकों के सबसे अभिन्न मित्र रहे हैं। गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ये तमाम ऐसे जीव जंतु रहे जो कृषि को हमेशा विकसित किए हैं। लेकिन आज खाद रासायनिक हो गई तो हमें अब गोबर की खाद की आवश्यकता नहीं रह गई। पशु जो हमारे लिए कभी वरदान होते थे, आज त्योंथर क्षेत्र के किसान अगर किसी से ज़्यादा पीड़ित और प्रताड़ित हैं तो वो आवारा पशुओं से। किसानों की फसल ये झुंड के झुंड में चट कर जाते हैं। कृषि के क्षेत्र में तो लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पशुपालन के क्षेत्र में त्योंथर क्षेत्र बहुत पीछे हो गया। पहले कभी यहाँ गाय आवारा घूमती नहीं मिलती थी, लेकिन आज कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहाँ पर 400-500 झुंड के झुंड जानवर आवारा के रूप में चलते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, माननीय शिवराज सिंह जी ने एक बार कहा था कि जब कोई गौवंश को आवारा कहता है तो मन में बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन करें क्या किसान, उनके मन में गाय के प्रति श्रद्धा है,
लेकिन जब खेती ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे पशुपालन की बात के। इसलिए आवश्यक है कि इस क्षेत्र में श्वेत क्रांति से तात्पर्य ये है कि दुधारू गाय, दुधारू जानवर जो इस क्षेत्र में लाकर इस क्षेत्र की जो पुरानी देसी नस्ल हैं उनमें परिवर्तन किया जाए। जब गाय भैंस दूध ज़्यादा देंगी तो निश्चित रूप से लोग उसे अपने घरों में बांधेंगे, उसकी सेवा करेंगे और उस सेवा के बदले उन्हें अच्छा दूध मिलेगा। लेकिन आज दुधारू पशुओं की संख्या कम है, इसलिए गौवंश अपने उदर पोषण के लिए दर दर भटकती हैं और किसानों को क्षति पहुंचा रही हैं। सेवा में ही मेवा है। आइए अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि नदियों से परिपूर्ण त्योंथर हमारा, चारों तरफ से नदियों का जाल है, उसके बाद भी सिंचाई या सिंचाई के लिए जो नहर बनाई गई वो हर जगह नहीं पहुंच पाई, तो सिंचाई से आज भी किसान परेशान है, क्यों? हमारे त्योंथर क्षेत्र में जो नदियों का प्रवाह है, नदियां जो हैं, हम तो समझते हैं कि हमारे क्षेत्र में रीवा ज़िले में सबसे ज़्यादा अगर कोई विकसित प्राकृतिक संपदा है तो वह है नदी। तमस, बेलन, नैना, गोरमा, शुगाड़, मादा, तमाम ऐसी नदियां हैं जो अपने त्योंथर अंचल में प्रवाहित होती हैं। विशेष तौर पर यहाँ की वेलन नदी और तमसा नदी इस क्षेत्र की जीवनदायिनी नदियाँ हैं। यही वेलन जो हमारे क्षेत्र से गुजरती है, इसकी घाटी में, इसके तट में प्राचीन सभ्यता के इतने प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं कि विश्व की सबसे प्राचीनतम तिथियों में धान के पुआल, धान की भूसी यहाँ पर वैज्ञानिकों ने खोज की है। लगता है ये क्षेत्र बहुत समय पहले से ही कृषि के क्षेत्र में विकसित रहा, क्योंकि ये नदी थी और नदी के तट पर ही मानव जीवन, मानव सभ्यता का विकास होता है। ये दुर्भाग्य है कि हम 75 साल आज़ादी के जब पहुंच रहे हैं, थोड़े समय पहले हम लोगों ने इस क्षेत्र में सिंचाई के बारे में सरकार की चेतना को जागृति होते हुए देखा। यहाँ मध्य प्रदेश की सीमा से बहने वाली नदियों का पानी उत्तर प्रदेश की सीमा में रोककर नहर बना के उत्तर प्रदेश के तमाम अंचलों में सिंचाई की जाती रही, जबकि पानी इसी मध्य प्रदेश त्योंथर क्षेत्र से गुजरता था। छोटे छोटे यहाँ लिफ्ट इरिगेशन बने, मनिकवार, चांदी, गाढ़ा, जबा क्षेत्र में भी लिफ्ट इरिगेशन बने, लेकिन उसे इतना विस्तृत और विस्तारित नहीं किया गया जिससे वो 4-6 गांव तक की सिंचाई कर सकें। वो सिमट कर एक गांव के लिए भी पानी नहीं दे पाते थे और कभी बिजली की समस्या, कभी मोटर की समस्या, कभी कर्मचारियों की समस्या, और इस अंचल के जो लिफ्ट इरिगेशन, लघु लिफ्ट इरिगेशन थे, वो कभी सफल नहीं हुए। ये बड़ी नहर है, लेकिन बड़ी नहर में भी सोच बड़ी नहीं है कि हर खेतों तक पानी कैसे पहुँचे। ठेकेदारी प्रथा में काम की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे पड़ोस में उत्तर प्रदेश की नहरों को देख लिया जाए, संभवतः उससे कम लागत यहाँ की नहरों में नहीं है, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से उसकी तुलना में हमारे यहाँ के नहर की जो गुणवत्ता है काफ़ी कमज़ोर है और बिना सिंचाई के कृषि की कल्पना करना व्यर्थ है। प्रशासन तब जागरूक होता है जब जनप्रतिनिधियों में चेतना जागृत हो। अगर जनप्रतिनिधि सोता रहेगा तो प्रशासन तो केवल एक औपचारिकता पूरी करके खाना पूर्ति करता है, और इस क्षेत्र के विकास में अगर कहीं कोई बाधा आई तो वह जनप्रतिनिधियों की सोच में बाधा थी, जिसके कारण यह क्षेत्र उस गति से विकास नहीं कर पाया जिसका ये हकदार था और इसके पास विकसित होने की पूर्ण क्षमता थी। एक सवाल मेरा और है आपसे, इन विषयों से हटकर, आज जो ये पत्रकारिता का दौर चल रहा है, जितने भी पत्रकार हैं, इनसे आप कितना संतुष्ट हैं? क्योंकि आपने पत्रकारिता में पूरा जीवन दिया है। अब पत्रकारिता एक मिशन है। जिस तरह पुलिस होता है,
पुलिस में सिपाही से लेकर आईजी, डीआईजी, दरोगा सब पुलिस हैं, लेकिन उनका रैंक बटा है, उनका काम बटा है। ठीक इसी तरह पत्रकारिता होती है। लोग पत्रकार अपने को कहलाते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि हम किस स्तर के हैं। हमारे यहाँ पत्रकारिता में प्रूफ रीडर, उप संपादक, रिपोर्टर, संपादक, साहित्यकार, सारे लोग जो संदेश को पहुंचाते हैं दूसरे तक, आज वो पत्रकार बन गए हैं। सबसे पहले व्यक्ति को संवाददाता बनना चाहिए। वो संवाद यानी रिपोर्टर बनना चाहिए। रिपोर्ट लिया और भेज दिया, यानी वो आईने का काम करता है, जो देखा वही कर दिया। लेकिन पत्रकार होने के नाते उसका चिंतन भी होना चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं उसका समाज पर प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर समाज पर खराब प्रभाव पड़ रहा है तो हमें सत्य को सत्य कहने के लिए भी एक बार सोचना पड़ेगा। मान लीजिए कोई हमारे देश का एक गुप्तचर विदेशी सेना के हाथों पड़ जाए, तो क्या उसे सत्य सत्य बताना चाहिए कि हमारे देश में इतने संसाधन हैं, ऐसा है वैसा है, हमारी सेनाएं कहाँ हैं। उसे उस समय राष्ट्र का चिंतन करना चाहिए कि राष्ट्र के हित में क्या है। आज जो पत्रकारिता है, वास्तव में देश की पत्रकारिता तो ग्रामीण अंचल की पत्रकारिता है, क्योंकि जब हिंदुस्तान गाँव का देश है और जब तक गाँव की बात को हम पूरी तरह से नहीं उठाएंगे तो हमारी पत्रकारिता अधूरी रह जाएगी। ग्रामीण अंचल के पत्रकार ही सही मायने में वो देश के हित की बात सोचते हुए वो अपनी कलम और लेखनी चला रहे हैं। रही बात आज की पत्रकारिता से संतुष्टि का सवाल, आजकल पत्रकारिता हर व्यक्ति पत्रकार बनना चाहता है, अपने को घोषित करता है, लेकिन उसका कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है, न तो उसके लिए वो कभी अध्ययन करता और न कोई ऐसी प्रशासन द्वारा वर्कशॉप की जाती जिसमें उन्हें बैठा के समझाया जाए। पत्रकारिता के मामले में देखा जाए तो हम अनादि समय से देखें, महर्षि देवर्षि नारद, श्री हनुमान जी और शूर्पणखा, ये तीन हमारे संदेश वाहक रहे, पर इनका सिद्धांत दृष्टि भिन्न भिन्न था। हनुमान जी जो देखा वो बताया, राम जी के संदेश सीता जी को ले गए, ज्यों का त्यों सुनाया। सीता जी का संदेश राम भगवान श्री राम को ज्यों का त्यों सुनाया। एक प्रकार से कहा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न अपने से कुछ घटाया न अपने से कुछ बढ़ाया, जो जैसा दिखा वहाँ लाके दिखा दिया। दूसरे पत्रकार शूर्पणखा जी कि उन्होंने गलत सूचना देकर रावण के पास गलत सूचना दी, उनका लक्ष्य कुछ और था और रावण से बताया कुछ और इस गलत सूचना की वजह से रक्ष संस्कृति का विनाश हो गया और रावण का पूरा वंश सहित नष्ट हो गया। तीसरे पत्रकार हमारे नारद जी हैं, जो सही मामलों में पत्रकार हैं, क्योंकि जब देवताओं ने अत्याचार शुरू किया तो राक्षसों को उकसा दिया और जब राक्षस गड़बड़ करने लगे तो देवताओं को उकसा दिया। आजकल किसी को नारद कहने पर बड़ा खराब लगता है, लेकिन पूरे दृष्टांत, पूरे धर्म ग्रंथों में देखिए, नारद जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, समाज के लिए किया, परोपकार के लिए किया। इसलिए पत्रकारिता बड़ी पावन पवित्र कर्म है। उसके लिए लोगों को हम क्या चाहते हैं, हमारा अखबार क्या चाहता है, उससे भी ज़्यादा बढ़कर ये है कि हमारा देश क्या चाहता है, देश की परिस्थितियाँ क्या चाहती हैं, देश का नवयुवक किस रास्ते पर जा रहा है। अगर वो गलत रास्ते पर जा रहा है तो दृढ़तापूर्वक उसे रोकने के लिए भी पत्रकारों को आगे आना चाहिए। रही बात आज की पत्रकारिता में कर्मचारियों के क्रियाकलाप को बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा करते हैं। चोरी हो गई, ये घटना है, लेकिन अगर किसी पुलिस ने कोई अपराध को पकड़ लिया तो ये उसका कर्तव्य है, इसी के लिए वो तनख्वाह ले रहा है। हमको उन्हें प्रोत्साहन भी देना चाहिए ताकि वो अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहें,
लेकिन गलत कार्यों का खुलकर विरोध करना चाहिए, क्योंकि पत्रकार ही वर्तमान में समाज का एक ऐसा जागरूक व्यक्ति है जो समाज की हर परिस्थितियों पर नज़र रखता है और समाज उस पर नज़र रखती है कि पत्रकार कर क्या रहा है। उसके कार्यों की समीक्षा होती है, इसलिए उसे पवित्रता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन राष्ट्र हित में, समाज हित में, आने वाली पीढ़ी के हित में करना चाहिए। धन्यवाद। अनुभव किसे कहते हैं, ये तो आप सभी ने देखा। अपने शिकायत सुझाव दिए हुए नंबर पर आप हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी, CK मिश्रा के साथ बिंद हिलट के लिए।